सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के इतिहास के सीरीज में। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ पे इमारतें, चित्र तथा किताबें हैं। यहाँ पर अध्याय 10 है और ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारा अतीत है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी क्लास के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, जहाँ जरूरत पड़े आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या कोशिश ये करिएगा खुद की नोट्स बनाते चलिए। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते कि एक ही बार में सारा मैटर आपको मिल जाए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाकर डाउनलोड और टेलीग्राम से भी पूरी नोट्स को 6 से लेकर 12 तक के हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अध्याय 10 है। टाइपिंग एरर की वजह से अध्याय यहाँ पे 9 हो गया है, ठीक है, क्योंकि अध्याय 7 दो बार यहाँ पे टाइप हो गया था, इसलिए 7, 8, 9, 10 इमारती चित्र तथा किताबें। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारे सामने धातु विज्ञान। जी हाँ, यहाँ पर आज के टॉपिक में हम धातु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख स्थापत्य कला, यूँ कह सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की स्थापत्य कला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। प्रश्नों को सीरीज पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यू और इससे जुड़े हुए एनसीईआरटी के प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे आपके साथ। यहाँ पर है कि धातु विज्ञान में धातु कण पदार्थ विज्ञान और पदार्थ अभियांत्रिकी का एक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत धातुओं से बनी मिश्र धातुओं और अंतर्धात्विक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। वैसे इस तथ्य को आप पहले से जानते होंगे, लेकिन प्राचीन जो भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने, जो धातु वैज्ञानिक थे, विश्व के धातु विज्ञान के क्षेत्रों में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल कुशल शिल्पी थे। कैसे थे? यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे की धातुक्रम धातु जो शुद्ध करने की जानकारी थी, उन्हें तांबे की धातु और तांबे की धातु को शुद्ध करने की भी जानकारी। थोड़ा सा जहाँ टाइपिंग एरर है, क्योंकि उसको मैं आपको सुधार करते हुए बोलता हुआ चल रहा हूँ। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। एक सवाल पूछा जाता है, तांबे और टीन को मिलाकर कौन सी धातु बनती है? तो कांसा बनती है। ये परीक्षा के लिए 1 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सीरीज के लिए। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से जुड़े थे। मतलब ये कहा जाता है सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी, जो अगला सभ्यता शुरू होती है, वहाँ पे वैदिक के लोग वो लोहे से परिचित थे। तो भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण भी करता था। आइए देखते हैं, लोहे से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, खोटा लोहा किसे कहते हैं, पिटवा लोहा किसे कहते हैं, ढलवा लोहा किसे कहते हैं। अब बताइए, ये कौन सा लोहा, ये कौन सा लोहा, ये अगर हम इसको ए, इसको बी, इसको सी नाम दें, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा खोटा लोहा है, कौन सा पिटवा लोहा है, कौन सा ढलवा लोहा है। अपने आप समझ में आ रहा है, सर ये तो पिटवा लोहा है, ये तो ढलवा लोहा है और ये खोटा लोहा है। आइए हम लोग देखते हैं, लौह स्तंभ की बात करते हैं। यह परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह महरौली दिल्ली में का लौह स्तंभ है। साथ में आप कुतुब मीनार को भी देख रहे हैं। एक एक करके इन तथ्यों को पूरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जहाँ जरूरत पड़ा इसकी शॉर्ट करते चलिएगा। यहाँ पर हमने देखा कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। मतलब इसके बनने की जो जानकारी, इस पर जो खुदे अभिलेख हैं, उससे जानकारी मिलती है। इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, वही मैंने आपसे पूछा। अच्छा, जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा, ऐसा क्या कारण है कि महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में कराया गया था। महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक राज किया। ये लौह स्तंभ संभवतः उनके पुत्र गुप्त वंश के अगले राजा कुमार गुप्त ने बनवाया होगा। महाराज कुमार गुप्त ने 413 ईस्वी से 455 ईस्वी तक राज किया। तो जरूर इस स्तंभ का निर्माण आज से 1604 साल पहले 413 ईस्वी में हुआ होगा। मतलब आज से लगभग 1600 साल पहले इस स्तंभ का निर्माण हुआ होगा। स्तंभ पर लिखे शिलालेख के अनुसार यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था, जिसे शायद 1050 ईस्वी में दिल्ली के शासक अनंगपाल किसी के द्वारा दिल्ली में लाकर खड़ा किया गया। विष्णुपद पहाड़ी वाला क्षेत्र अब मध्य प्रदेश के उदयगिरी शहर के पास स्थित है, जो लगभग कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने महरौली के लौह स्तंभ के बारे में पढ़ा है। जो जानकारी लगे आपको ये इंपॉर्टेंट है, उसे लिख लीजिएगा या इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए प्रतिदिन आती है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF ही आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, एक साथ पूरी
और डेली क्लास की लिंक आपको मिलती रहेगी। मेरी निःशुल्क क्लासेज आप सभी को मिलती रहती हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में भी देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी। हमारे शिल्पकारों कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतें देखने को मिलते हैं। स्तूप का मतलब होता है टीला। अब बताइए ये क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्या है, क्या आप इन चित्रों से परिचित हैं। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के, कभी गोले या लंबे, कभी बड़े या छोटे होते हैं। उन सब में एक समानता है कि प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। तो आप कमेंट कर बताइएगा इनमें किन किन चित्रों को पहचान रहे हैं। ये तो सभी जान रहे हैं, ताजमहल ये भी आप जान रहे हैं, ये दोनों में कौन सा चित्र है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ए और डी तो जान ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोले होते हैं, लंबे, कभी छोटे बड़े होते हैं। इन सब में एक समानता है, ये सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन में देख के बताइए ये क्या है, किन के चित्र बनाए गए हैं। आप कहेंगे हाँ सर यही तो स्तूप है। अब इन्हीं स्तूपों के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए बताया गया है। यहाँ पहले इधर आया, इधर, फिर इधर, 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 इन स्तूपों के बारे में यहाँ पे बताया गया। आप देख पा रहे हैं प्रारंभिक में अगर प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में कल में उसमें गुंबदनुमा ढांचे तरासे हुए पत्थरों में ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता था जिसे प्रदक्षिण पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तरह से देख रहे हैं कि ये विकास की तरफ, आधुनिक युग की तरफ बढ़ते हुए क्रम में आपके स्तूप बने हैं। और आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है आपकी वेदिका हो गई जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। ये तोरण द्वार हो गया, ये क्या है, तोरण द्वार है। ये मेधी है, ये पवित्र सामग्री है जो स्तूप के अंदर है। ये जो गोला घेरा है ये अंड है। यत्री है, ये छत्र है ऊपर, ये छत्र बीचों बीच जो है, और ये यत्री है। ये हर्मिका है ऊपर चौड़ा जो है, ये प्रदक्षिणा पथ है जिस पर लोग परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि मंजूषा के ऊपर मिट्टी का टीला होता है, तो बाद में इसे गुंबदनुमा ढांचे का तरास पत्थर है। चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ हो जैसे प्रदक्षिण कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ यही है जिस पर परिक्रमा की जा सकती थी। ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। देखिए रेलिंग से घेर दिया गया है। ये तोरण द्वार हो गया। चित्र की स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कई शासकों के बीच करवटें बदलने वाले इस शहर में वास्तुकलात्मक माथे पर आज भी मुगल वास्तुकला का ताज है, जिसका शरीर जैसे ब्रितानी महाराज जैसी चौड़ी छाती सा लगता है और लड़खड़ाते हुए पांव ढुलमुल लोकतांत्रिक शासन का आभास दिलाते हैं। ब्रिटानी माने ब्रिटानी का मतलब ब्रिटेन शासक की बात की जा रही है यहाँ पर। ब्रिटानी का मतलब यहाँ ब्रिटानिया मत समझिएगा। अपनी शान शौकत को प्रदर्शन करने के लिए कई भव्य इमारतें भी खड़ी की। ब्रितानी ही है यहाँ पे। ये बार बार क्या होता है ना कि टाइपिंग के जो एरर है उसी वजह से हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। शान शौकत प्रदर्शन करने के लिए कई भव्य इमारतें भी खड़ी की। ये ब्रितानी ही है, जिसे जामा मस्जिद है, थरोन आगिर है, लाहौर का किला है, मोती मस्जिद है, ताजमहल है, ठीक है, बीबी का मकबरा है, लाल किला है। ये सब मुग़ल एम्पायर द्वारा बनाए गए। आज़ादी के बाद जब दिल्ली में आधिकारिक रूप से देखेंगे हम लोग, जब आज़ादी के बाद जब दिल्ली को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत की राजधानी माना गया तो लोकतांत्रिक शक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसी कोई इमारत नहीं खड़ी की गई जिसे भारत या राजधानी की पहचान कहा जा सके। अब पढ़ते हैं सांची के स्तूप को। स्तूप आपने देखा ही होगा, अब जरा कमेंट कर बताएं सांची का स्तूप कहाँ पर है। जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे दिखी गया। मध्य प्रदेश काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग जो गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखा जाता था। पुरोहित भक्तों पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता जिसे शिखर कहते थे, ये भी आप जानते हैं। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, यहाँ पर सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और एरोल मंदिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, महाबलीपुरम और एहोल मंदिर। अगर यहाँ पे इसके बारे में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें आपको जानने पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ पर यह है कि शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग दुगना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया, जिसके बाद इसके गुंबद के ऊपर से चपटा करके
इसके ऊपर 3 छतरियाँ एक के ऊपर दूसरी करके बनाई गई थी। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी करके यहाँ पर बनाई गई थी। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन छतरियों के बाद। यहाँ पर ये है कि ये छतरियाँ एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी, अपने कई मंजिलों सहित। इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था। यह गुंबद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर 1-2 मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता था। भूमि स्तर पर बनी दूसरी पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी हुई थी, जिसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती हैं, परंतु वहाँ मिले शिलालेख के अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल से नहीं थे। इसके बाद के सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी इसी काल का निर्माण है। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इस चित्र को देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। सांची के स्तूप पर बुद्ध जीवन की घटनाएं। सांची के स्तूप पर जो बुद्ध जीवन की घटनाएं हैं उसका भी जिक्र किया गया, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सांची के स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई हैं। इस प्रकार देखने वाले को बुद्ध के जीवन, उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आता है। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया, बल्कि इन कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर का त्याग करके गए थे। तो यहाँ पर आप इसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो कहीं उन्हें पदचिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष के नीचे का चबूतरा जहाँ उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति हुई थी के रूप में दर्शाया गया है। सांची की दीवारों के बॉर्डर पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शाया गया है। इसमें देख रहे हैं यूनानी वस्त्र, इसमें देखिए यूनानी वस्त्र, मुद्रा, वाद्य यंत्र जो स्तूप का अलंकरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। यहाँ पत्थर को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। मुश्किल सबके तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। मौर्य सम्राट अशोक सांची स्तूप का सर्जन किया था, जो स्तूप भगवान बुद्ध के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित है। सभी स्तूपों में सांची स्तूप एक अर्धपरित चट्टान से बना हुआ सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तूपों में से एक था। आप इन्हें देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आप चाहें तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के सभी नोट्स भी पीडीएफ में घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इस महान स्मारक को भगवान बुद्ध के अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने के लिए बनाया गया था। सांची की प्रसिद्ध को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। आज ये जगह बौद्ध धर्म का एक महान और प्रतीक केंद्र बनी गई है। सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में महान स्तूप का पता 1818 में चला था। मध्य शताब्दी 3 ईसा पूर्व और बाद में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्तूप का चलन शुरू किया गया। सांची स्तूप बड़े पैमाने पर एक बड़े पत्थर द्वारा बनाया होता था, इसमें 4 रेलिंग होते थे। ये रेलिंग विस्तृत नक्काशियों के साथ सजे होते थे। इन्हें बुद्ध के जीवन, अपने पिछले जन्म और अन्य बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए तथ्य दिखाए जाते थे। ये स्तूप अपने आप में एक आधार होते थे, जिसमें एक अर्धगोल गुंबद अंडाकार आकार में होता है, और ये पृथ्वी पर स्वर्ग के गुंबद का प्रतीक होता है। जी हाँ, अब इसी के साथ और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख पाइए आप लोग, मतलब सोचिए उस समय कैसे इसे बनाया गया था। अब पढ़ते हैं पुस्तकों की दुनिया की तरफ। इसमें 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम की रचना इलांगो नाम के कवि ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में आता है। आगे है आपके सामने, ये देख रही हैं शिल्पद्दिकारम है। पुरानी कहानियाँ। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रही है। पुराणों और महाभारत दोनों को ही वेद व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। अच्छा, महाभारत का वास्तविक नाम क्या, जरा कमेंट कर बताइएगा। विज्ञान की पुस्तकों की बात करें तो इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है।
इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। अब चलते हैं जीरो की खोज किसने की। आप जीरो देख पा रहे हैं, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। अच्छा, पाई क्या है कमेंट करके बताइएगा जरा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। आयुर्वेद, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, जैसे चरक संहिता औषधि शास्त्र थी, प्रथम द्वितीय शताब्दी। सुश्रुत संहिता में सल चिकित्सा चौथी शताब्दी में लिखी गई। तो भारत के गणितज्ञों ने शून्य के चिन्ह का आविष्कार किया। तो आर्यभट्ट ने सुना है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। अगर हम और आगे चलें तो इसके तथ्यों की तरफ, चित्रकला की तरफ हम बढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में खूब सवाल आते हैं झोला भर भर के, और जहाँ से झोला भर भर के सवाल आए वहाँ से तथ्यों को पढ़ना उतना ही अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। हम चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। कला के विभिन्न रूप में चित्रकारी कला का सूक्ष्मतम प्रकार है, जो रेखाओं और रंगों के माध्यम से मानव चिंतन और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था, जो उनसे गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की, आप देख पा रहे हैं। अब आइए इस चित्रों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं, ठीक, एक एक करके। भीमबेटका, कहाँ पर भीमबेटका कमेंट करके बताइएगा जरा। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, एमपी के रायसेन में। इनकी खोज डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने 1957-58 में की थी। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है और यहाँ 750 से अधिक पत्थर की गुफाएं हैं, जिनकी दीवारों पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी है, आप इन्हें ध्यान से देखिए। देख पा रहे हैं चित्र जो बने हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पुरानी चित्रकारी 30,000 साल पुरानी है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रकाल, प्राचीन और मध्यकालीन चित्रकारी है। पूरा पाषाणकालीन चित्रकारी में हिरण, गैंडा, शेर का चित्र प्रमुख है। मध्य पाषाणकाल चित्रकारी में शिकार, जनजाति युद्ध जैसी चित्रकारियाँ हैं। इसके बाद की चित्रकारी में यक्ष, वनदेव, वनदेवी, आसमानी रथ जैसे चित्र प्रमुख हैं। अजंता की गुफा आपने पढ़ा होगा। अजंता गुफा महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में है, जिनकी खोज 1819 में हुई थी। उन्हें 1883 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया गया। ये पत्थर काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। इन्हें लगभग 1000 साल का समय लगा था। इन्हें बनाने में लगभग 1000 साल का समय लगा बनाने में। गुफाओं के निर्माण का प्रारंभिक कार्य तवाहन काल में हुआ था। बाद में अजंता गुफाओं का निर्माण वाकाटक काल में हुई। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रकला है। 17 नंबर गुफा का विकास हरिशेन ने कराया था। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकारी है। एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म की चित्रकारी संबंधित गुफाएं। यहीं पर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जिन्हें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था। अजंता की गुफा भी परीक्षा में पूछा जाता है। देख रहे हैं एलोरा की गुफा। अब बाघ की गुफा हम लोग देख लेते हैं। बाघ की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। यह प्राचीन भारतीय चित्रकला का बेहद उत्कृष्ट नमूना है, जिसका विकास 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अन्य प्राचीन भारतीय गुफाओं की चित्रकारी अगर हम बात करें तो इस चित्रकारी देख रहे हैं आप लोग, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। भारत में गुफाओं में चित्रकारी का इतिहास बेहद प्राचीन है। अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं, अलामा तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में, मुट्टीपंथी, मावादिप्पी, कारिकारियूर में गुफा चित्रकारी भीमबेटका इतनी ही पुरानी है। कर्नाटक में बादामी के निकट हेरेगुड्डा में भी गुफाओं में चित्रकारी की गई है। इसके अलावा ओडिशा की गोहांदी एमीमाथा की चित्रकारी प्रसिद्ध है। अगर 7वीं शताब्दी की बात की जाए तो 7वीं शताब्दी में
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र नामक अध्याय चित्रकला से संबंधित है। और यहीं पर ये सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास है और ये मैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर इस नोट्स को पूरा पढ़ता हूँ, जहाँ पे 6 से 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में उपलब्ध है। आप इस पूरी सीरीज़ को पढ़ सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर और साझा कर सकते हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं ताकि आपको पूरी मदद मिल सके। यहाँ तक कि वीडियो को देखा तो शेयर करिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलेगा। आइए एनसीईआरटी सॉल्यूशन पृष्ठ संख्या 124 है, यहाँ पे मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलकर इसको मिलान करते हैं, क्योंकि इस सीरीज में उत्तर भी आपको मिल जाएगा। स्तूप है, शिखर है, मंडप है, गर्भगृह है, प्रदक्षिणा पंथ है। स्तूप क्या है? टीला है। शिखर अगर भी बात करें तो शिखर क्या है? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण होता है। अगर केवल मंडप की बात की जाए तो मंडप के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह को मंडप कहते थे। गर्भगृह क्या था? जहाँ पे देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है, वो हमारा गर्भगृह होता है। परिदक्षिणा पंथ का स्तूप का चारों वृत्ताकार पथ होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं। इसकी सलूशन भी इसमें है। अब इन खाली जगहों को भरना है। आप फटाफट इसमें खाली जगह भर दीजिए। एक बड़े गणितज्ञ थे, आप कहेंगे सर इसमें आर्यभट्ट होंगे। कौन थे? आर्यभट्ट। सभी लोग जानते हैं ना आर्यभट्ट। में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। कहाँ पे देवी देवताओं की कहानी मिलती है? पुराणों में। संस्कृत रामायण के लेखक माना जाता है। बताइए संस्कृत रामायण के लेखक किसे माना जाता है? वाल्मीकि को। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के लेखक माना जाता है। कहीं कम छोटे की मात्रा होती है। 2 तमिल महाकाव्य, जरा 2 जो तमिल महाकाव्य उनके बारे में बताइए। ऊपर हम लोगों ने देखा था शिल्पदिकारम जो था, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। शिल्पदिकारम था, एक मणि मेखलई था। मणि मेखलई, ये 2 तमिल महाकाव्य थे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही आपके परीक्षा में पूछ भी लिया जाए। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और प्रश्नोत्तर को आपको बताना है। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3 है, आप इसे देख पा रहे होंगे। धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई उन्हें दिखाया गया है। धातुओं का प्रयोग अध्याय 4, 8, 9 में चर्चा हुई है। धातु से बनी चीज़ें से हलों के फाल, सणसी, कुल्हाड़ी के बारे में चर्चा हुई है। प्रश्न अंक 4 की बात करें, पृष्ठ 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 10 में पढ़ा है, यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। तो आप लोग कमेंट देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो अध्याय है ये 10 है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में 9 था, तो ये 10वां अध्याय आज हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो वीडियो में भी आप पढ़ रहे हैं, दोनों की कहानी आधार पर दोनों राजाओं में कुछ समानताएं कुछ भिन्नताएं थी। जहाँ बहुत राजा बड़ी बड़ी उपलब्धियां धारण करते थे, वही बंदर राजा के पास कोई उपाधि नहीं थी। जिस तरह ज़्यादातर राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, उसी तरह बंदर राजा ने भी अपनी प्रजा का ख्याल रखते अपनी जान दी थी। चलिए, ये किताब में था एनसीईआरटी की। अब प्रश्न 5 है, जानकारी इकट्ठा किसी महाकाव्य की कहानी सुनाओ। तो भैया आप कहानी सुनाओ किसी महाकाव्य की। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएंगे। और टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से सभी लोग जुड़ जाएंगे, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर वो डाउनलोड कर सकते हैं सभी लोग, जहाँ पर आपको सभी नोट्स 6 से 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने को मिल जाएगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में है। वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हम आपके लिए इसकी एक और अगली सीरीज लेकर आएंगे। फिर कक्षा 6 का इतिहास लगभग समाप्त है। एक अध्याय और है जो नए एनसीईआरटी में नहीं पुराने एनसीईआरटी में था, और पुरानी एनसीईआरटी में रिलेशन 9 के नाम से वो भी था। उस रिलेशन को भी हम आपके साथ इसमें सम्मिलित कर देंगे। इस प्रकार एनसीईआरटी कक्षा 6 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही कंप्लीट होगी तो एक प्रॉपर वीडियो आपको कक्षा 6 के एनसीईआरटी की कंप्लीट वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सभी पूरी वीडियो एक ही में पूरा सेशन होगा। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य जिसे पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। रचयिता चंद्र बरदाई है। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र उनके राजकवि उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों इससे में व्यवहार हुआ है। पृथ्वीराज रासो में
दिए गए समंतों का अनेक स्थानों पर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल न खाने के कारण अनेक जो विद्वान हैं उनमें देखिए अभी थोड़ा सा इसका उत्तर बचा हुआ है। पृथ्वीराज के समकालीन किसी भी कवि की रचना होने में संदेह करते हैं। तो इन रचनाओं में सबसे पुरानी जो प्रति बीकानेर के राज की पुस्तक में मिली है। रचना के अंत में पृथ्वीराज द्वारा शब्द वेदीवान चलाकर गोरी को मारने की बात भी की गई है। पृथ्वीराज अजमेर का शासक था। मुसलमान इतिहासकारों के अनुसार गोरी से पृथ्वीराज के 2 युद्ध हुए थे। यह वीर रस का हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। पाठक रचना भर में उत्साह की एक बड़ी उमड़ती हुई सरिता में बहता चलता है। अन्य रसों का भी इस महाकाव्य में अभाव नहीं है। महाकाव्य होते हुए भी पृथ्वीराज रासों में प्रबंध निर्वाह का अभाव है। नाना प्रकार की भाषाएं इस ग्रंथ में मिलती हैं। बहुत से शब्द तो ऐसे होते हैं जो उस समय में लिखे ही नहीं जान पड़ते हैं। इस रासों का काव्य रूप 10वीं शताब्दी के साहित्य के काव्य रूप से समानता रखती है। पृथ्वीराज का गोरी को 2 बार क्षमा कर देना भले ही ऐतिहासिक ना हो, किंतु उसके नायक के चैत्य की उदारता का अभिष्ट प्रभाव पाठकों को हृदय पटल पर अंकित हो जाता है। इस तरह के प्रश्नों को लिखना जानना होगा कि अगर आप मुख्य परीक्षा में इतिहास का प्रयोग करेंगे, एनसीईआरटी का प्रयोग करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू की सीरीज में पढ़ेंगे तो भी आपके लिए उपयोगी, क्योंकि आजकल कूट वाले शब्द पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नए तरह के प्रश्नों के ट्रेंडिंग वाले तथ्यों को यहाँ पे एकत्रित किया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। कोई प्रश्न कोई सवाल हो वीडियो में कमेंट करिएगा और हम आपके सवालों के जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। लेनी दुर्गेश टीम आपको जवाब देने का प्रयास करेगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का थैंक यू। हाँ, आगे भी वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।